वेलकम बैक। पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में दो चार बात इस वीडियो में मैं आपसे करूंगा। पाकिस्तान के पीछे मतलब मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान बहुत गरीब देश है, हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, ये सब मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ इतना सा बताना है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से बेटर क्यों है और भारत कौन सी गलतियाँ पाकिस्तान से अवॉइड कर सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि पाकिस्तान का इशू क्या है। पाकिस्तान का इशू ये है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के नाम पे मजाक चलता है, और ये आज से नहीं 1954 से चल रहा है। मतलब सीरियसली आपको बहुत सारे इवेंट्स ऐसे मिलेंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो डेमोक्रेसी के नाम पे मजाक होते हैं। आज का क्राइसिस पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के अगेंस्ट सारा अपोजिशन इकट्ठा हो गया। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जितने बड़े बड़े प्रोमिस करके आए थे उसमें से कुछ भी नहीं किया इमरान खान ने, और पाकिस्तान इकोनॉमिकली गर्त में जा रहा है। इसका कारण है पाकिस्तान ने वही सब किया जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि सफल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूरोक्रेसी को गाली देना। सेकेंड नंबर, करप्शन ख़त्म करने का ट्राई ओवरनाइट करना। तीसरा रीज़न, पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को सिर्फ मुसलमानों तक सीमित रख देना। देखो, पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस्लामिक नेशन होते हुए भी एक ऐसा नेशन नहीं बन पाया जो सबको एक्सक्लूसिवली मतलब इंक्लूड करके चले, इंक्लूसिवली। इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल क्या है? इसका प्राइम एग्जाम्पल है 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान टूट गए। ये टूटे उससे पहले एक छोटा सा इंसिडेंट पाकिस्तान में हुआ था, और वो कई सालों तक चला था। उस इंसिडेंट में ये हुआ था कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए थे। पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए, यानी वेस्ट पाकिस्तान में भी हुई, ईस्ट पाकिस्तान में भी हुई। ईस्ट पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, और पाकिस्तान के बड़े लीडर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो वगैरह। तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये था कि जो वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग हैं वो अपने आप को अरबिक कहते हैं, हम अरब से आए हैं, अरब खून है। अरबिक जब ये अपने आप को मानते हैं तो ये मानते हैं कि बेसिकली नेचुरली हमारी स्किन ग्लो करेगी, हमारी स्किन वाइट होगी। काले गंदे से दिखने वाले बंगालियों को, बांग्लादेशियों को इन्होंने कभी पाकिस्तानी नहीं माना, इनफैक्ट मुसलमान भी नहीं माना। इस चीज़ से इनको ऐसा लगने लगा कि ये जैसे जैसे बांग्लादेशियों को दबाएंगे वैसे वैसे स्लोली बांग्लादेश पाकिस्तान में आ जाएगा। अब इसका कारण क्या, मतलब इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने ये किया कि ना तो उनको आर्मी में भर्ती कर रहे थे, ना उनको एयरफोर्स में लिया जा रहा था, ना सरकारी नौकरियों में लिया जा रहा था। छोटे लेवल के ओहदों के लिए, स्वीपर हो गया, झाड़ू निकालने वाला हो गया, चपरासी टाइप के काम के लिए बांग्लादेशियों को स्पेसिफिकली रिक्रूट किया जा रहा था। उर्दू ज़बरदस्ती इम्पोज कर दी गई। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर इंडिया ऑब्जर्व करना चाहे ईस्ट पाकिस्तान के एग्जाम्पल से। उर्दू ज़बरदस्ती मतलब इम्पोज करने का ट्राई किया गया बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश की मातृभाषा बंगाली, हिंदू होना मुसलमान होना बाद की बात है, पहले जो भाषा होती है वो सबसे बड़ी माँ होती है। मतलब आप इंसान, ये लाइफ का भी लेसन है कि आप किसी चीज़ का अपमान कर लेना, किसी भाषा का अपमान मत करना, क्योंकि भाषा और कल्चर इंसान को इंसान बनाती है। पाकिस्तान से गलती हुई और बहुत बड़ी गलती हुई। दूसरी गलती ये हुई कि जब शेख मुजीबुर रहमान के पास ज़्यादा सीटें आ गई, कहाँ से? जुल्फ़िकार अली भुट्टो से। तो लॉजिकली डेमोक्रेटिकली शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री ये बन जाना चाहिए था पाकिस्तान में, लेकिन सिचुएशन ये हो गई कि उन्होंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया और उन्होंने नए इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए। तो फिर ये लगा कि बांग्लादेशियों को भी लगा कि हमारा अपमान हो रहा है, और शेख मुजीबुर रहमान भी फिर अड़ गए कि भाई मैं तो अपना एक अलग देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, मैं क्यों फिर पाकिस्तानियों के साथ इन्वॉल्व हूँ। तो फिर रिवॉल्ट छूट गया। उसके बाद 1971 में इतिहास बन गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गए। उसके बाद 1999 में क्या हुआ? 1999 में ये हुआ कि नवाज शरीफ की चलती फिरती गवर्नमेंट को परवेज़ मुशर्रफ ने हटा दिया, और मिलिट्री कू डिटेट के बाद खुद को डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं यूँ जो हूँ। 2007 तक वो प्रेसिडेंट भी थे, आर्मी चीफ भी थे मुशर्रफ। उसके बाद उनको वापस से बनना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे आप बन पाओगे नहीं बन पाओगे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चलो बन जाओ। फिर जब इलेक्शन हो गया 98% सीनेट के वोट से वो वापस प्रेसिडेंट बनने वाला था परवेज़ मुशर्रफ। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हमने हमारा मूड चेंज कर लिया, हम फिर से डिसाइड करेंगे। तो फिर परवेज़ मुशर्रफ इम्पेशेंट हो गए। उन्होंने 2007 में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, और इमरजेंसी डिक्लेयर की ओके। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि आर्मी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुसा दिया। मतलब लिटरली आर्मी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में घुसी और वहाँ के चीफ जस्टिस को नज़रबंद कर दिया, और 30 से 35 मतलब 40 से 50 जस्टिस को, वहाँ के न्यायाधीशों को अरेस्ट कर लिया पाकिस्तान की आर्मी ने। उसके बाद सिचुएशन ये होगी कि जब इलेक्शन हुए नॉर्मल, तो परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सज़ा मिल गई 2019 में। हाई ट्रीजन का आरोप लगा। हाई ट्रीजन मतलब देश से विश्वासघात का आरोप लगा, और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ को देश छोड़ के भागना पड़ा।
अब इमरान खान का भी सिचुएशन ऐसा ही हो गया। इमरान खान ने अपनी चालाकी से नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं करवाया, वोट नहीं हुआ, बल्कि नए इलेक्शन डिक्लेयर करा दिए। मेरे हिसाब से जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके अगले 10 मिनट में पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देने वाला है कि इमरान खान का क्या होगा। अगर आर्टिकल 6 लगा, अगर हाई ट्रीजन का आरोप लगा, तो शायद इमरान खान को भी फांसी या उम्र कैद की सज़ा डिक्लेयर हो सकती है। मिलना नहीं मिलना बाद की बात है, लेकिन हो सकती है। पाकिस्तान के इतिहास में डेमोक्रेसी का मजाक बनाया गया, पाकिस्तान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का मजाक बनाया गया, पाकिस्तान की जनता का तो चूतिया काटा गया बाकायदा से। मतलब इससे बेटर वर्ड नहीं है। डेमोक्रेसी का मजाक कैसे बना? डेमोक्रेसी का मजाक बना कि जिस देश में 4 सेनाध्यक्षों ने तख्ता पलट कर दिया गया हो। मतलब आप ये मानो जुल्फिकार अली भुट्टो को तो फांसी पे टांग दिया, प्रधानमंत्री पद से हटा के उस आदमी को फांसी पे टांग दिया पाकिस्तान के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ के किसी डिक्टेटर साहब को ये लगा कि भैया दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, तो उन्होंने कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो का असैसिनेशन हुआ, उसके बाद 2017 में नवाज शरीफ की चलती गवर्नमेंट से उठा के उसको डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि पनामा पेपर्स में नाम आ गया था। तो छोटी छोटी चीज़ों पे जब आप इतना ओवर रिएक्ट करोगे, देश के संविधान को ही मतलब अपने हिसाब से अमेंड करने का ट्राई करोगे, तो यही होता है। पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट होंगे, डेमोक्रेटिक क्राइसिस क्रिएट होंगे। इस सबका सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ता है। सोल्यूशन ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप मर भी जाओ तो भी देश तो रहने वाला है। आप अपनी ज़िंदगी में कितना भी बड़ा महान काम कर लो, आपको एक समय के बाद जाना है। यू आर रिप्लेसेबल। जो इंसान ये समझ जाएगा कि यू आर रिप्लेसेबल, वो पाकिस्तान को पाकिस्तान जैसी हालत में नहीं छोड़ता। लेकिन पाकिस्तान में कोई नहीं समझा। 1947 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान को मतलब अब क्या ही बोले पाकिस्तान के बारे में। लेकिन यहाँ से आप ये चीज़ सीख लो कि जो गलतियाँ पाकिस्तान ने की वो भारत या कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड देश ना करे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सेनाध्यक्ष को लग रहा है कि ये गलत काम कर रहा है प्रधानमंत्री, तो आप मिलिट्री को डिटैच में नहीं जाते। आप देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं। सिमिलरली मैं हमेशा करप्शन का एग्जाम्पल देता हूँ। करप्शन ख़त्म करना है, करप्शन ख़त्म होना चाहिए। नोबडी शुड सपोर्ट करप्शन, बट करप्शन ख़त्म करने के चक्कर में ब्यूरोक्रेसी को इतना अपने अगेंस्ट मत कर लो कि आपको इमरान खान बनना पड़ जाए। वो काम नहीं करने देंगे आपको। मेरे पिछले वीडियो में मुझे कोई आके कमेंट कर रहा था कि एक आधे को सज़ा तो दो, सब लाइन पर आ जाएंगे। चलो ठीक है, करप्शन काम कैसे, आपके हिसाब से काम कैसे करता है करप्शन, मैं बताता हूँ। आपके हिसाब से क्या होता है कि सरकारी बाबू आपके घर पे रिश्वत लेने आते हैं क्या? आपके पास सरकारी बाबू नहीं आता। आप उसके पास जाते हैं और किसी काम से जाते हैं, एक फ़ाइल को क्लियर कराने के लिए जाते हैं। वो फाइल कुछ भी हो सकती है, घर का पट्टा कराने के लिए, प्लान अप्रूवल कराने के लिए, बिजली का खंभा लगवाने के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेशन लेने के लिए। जब सिचुएशन ये हो जाती है कि आपको उसकी ज़रूरत है, तो फिर आप चाहते हैं कि आपका काम जल्दी हो। फिर बाबू अगर अपना काम बुक से करेगा, वो कहेगा कि आप ये 75 डॉक्यूमेंट ले जाओ, 75 डॉक्यूमेंट आएंगे तो काम होगा। अब 75 डॉक्यूमेंट्स में से आप 74 ले आए, एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो पुलिस के अंदर FIR करके पुराने रिकॉर्ड ढूंढे जाएंगे रेवेन्यू रिकॉर्ड डिपार्टमेंट वालों से। उसके बाद पुलिस एक्शन लेगी, FIR का कॉपी आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करोगे कि ये डॉक्यूमेंट खो गया। उसके बाद आपका वो 75वां डॉक्यूमेंट पूरा होगा। अब ये सब कौन करेगा? इस सब से बचने के लिए आप कर दोगे, अच्छा ठीक है यार 10,000 15,000 जो लगता है ले लो, ठीक है, करप्शन हो गया, काम हो गया। अब आप सिचुएशन सोचो कि आपको करप्शन नहीं करनी। सरकारी कर्मचारी को जेल जाने का डर है, उसने कह दिया भाई 75 डॉक्यूमेंट आएंगे तो मेरा काम होगा, नहीं आएंगे तो नहीं होगा। आप 74 डॉक्यूमेंट लेके भी काम नहीं करवा पाओगे। आपको 75 डॉक्यूमेंट के लिए घिसना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। और ये काम छोटा है तो ठीक है, सोचो यही काम कोई रोड का कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक वो रोड का कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनाएगा वो 75 डॉक्यूमेंट, तब तक रोड नहीं बनेगी, तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं होगा, तब तक नौकरियां नहीं निकलेंगी देश में, तब तक क्या फाइल्स क्लियर नहीं होंगी। सरकारी कर्मचारी तो रोक के बैठ जाएगा। तो आप कैसे करोगे? फिर पॉलिसी पैरालिसिस हो जाएगा, देश का डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो करप्शन इस मतलब एक नेसेसिटी एविल की तरह हो गया। इसको भी थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त करो, ठीक है। समय के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ हम ख़त्म कर लेंगे, लेकिन अनपढ़ और आवाराओं की तरह पाकिस्तान बनाने की राह पर मत निकल पड़ो। बहुत बुरे रिपरकशंस होते हैं। जिन्होंने आज तक ये देश चलाया उनको ये सारी बातें पता है और उन्होंने दिल पे पत्थर रख के चलाया। उन लोगों के एग्जाम्पल से सीखो। गालियाँ देना आसान है, इमरान खान ने भी दी थी। देखो जेल जाने या फांसी का डर है। हाँ, मेरे 7-8 मिनट ही रह गए। जय हिंद।